Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 8th standard student and today I am going to explain the next topic of chapter number 15. So student, I noticed one thing. चैप्टर नंबर 15 के जो पुराने वीडियोस थे उसमें मैम ने आपकी सारी चीज़ें अभी तक की एक्सप्लेन कर दी हैं। अभी लास्ट के कुछ टॉपिक बच रहे हैं, 3 से 4 टॉपिक जो इजी हैं और वन टाइम रीडिंग से समझ में भी आते हैं, राइट। तो अभी तक के वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, आई नोटिस कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, वॉच नहीं किया, पढ़ाई नहीं की है। आप लोग देखिए, उसे समझिए और उसके बाद आज की वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड लास्ट क्लास में आपकी साइंस की टीचर ने एक होमवर्क दिया था पेज नंबर 148 पे, चेक योर प्रोग्रेस। पेज नंबर 148 पे चेक योर प्रोग्रेस का एक पार्ट है जहाँ पे जिसे मैम ने कहा था कि आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर करिए। तो बहुत ही कम कमेंट बॉक्स में कमेंट रिसीव हुए हैं, मे बी ड्यू टू फेस्टिवल आप लोग ने ऐसा नहीं किया है। होमवर्क कंप्लीट करिए और उसे टाइम पे ही मैम को रिप्लाई करिए, जिससे मैम को पता लग सके कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो डू दिस वर्क। सो दिस इज द क्वेश्चंस which I given homework in the last video class. Complete this question, students. Now, lightning safety. What are the lightning safety rules? This part we also studied in the previous video. Now, नेक्स्ट टॉपिक इज डू और डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। हमें थंडरस्टॉर्म के टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दिस इज इजी, लेट्स टेक अ पॉइंट नंबर फर्स्ट। नेवर लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड, crouch yourself on the ground, squeezing your body to the tiniest possible posture. Place your arm on your knees with your head between the arms. This position will make you safe against lightning. तो इफ़ यू आर ऑन अ ग्राउंड, ठीक है, अगर थंडर स्टोम है, बाहर आंधी तूफान चल रहा है, मौसम सही नहीं है और आप लोग कहाँ पे ग्राउंड पे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन को फॉलो कर सकते हैं, सेफ पोजीशन ड्यूरिंग लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग के टाइम पे आप ग्राउंड पे इसी पोजीशन में बैठ सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, टेक शेल्टर इन अ बिल्डिंग और अ कार विथ क्लोज विंडोज। डू नॉट स्टैंड अंडर ट्री एज इट प्रोवाइड्स अ गुड कंडक्टिंग पाथ फॉर लाइटनिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शेल्टर लेना है बिल्डिंग के अंदर। पॉइंट नंबर 3, इफ यू आर इन अ ग्रुप, सेपरेट आउट एट वंस एटलीस्ट 15 फीट अवे फ्रॉम द अदर पर्सन। तो अगर आप लोग बहुत सारे भीड़ में खड़े हुए हैं, मौसम खराब है, तो आपको क्या करना है, एक दूसरे से 15 फीट की दूरी बना लेनी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, ओपन व्हीकल डू नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो अगर आप किसी कार में बैठे हुए हैं और आपने उसके दरवाजे डोर वगैरह ओपन करके रखा है, विंडोज़ खोल रखी है, तो वो क्या है, सेफ़ नहीं है, वो बहुत ही अनसेफ है। तो आपको क्या करना है, अगर आप मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी कार के दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ बंद करके रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम द वाटर बॉडीज एज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर लाइटनिंग हो रही है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, पानी वाली चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि आप सभी को पता है वाटर, पानी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आप बिजली चमक रही है या इलेक्ट्रिसिटी के टच में आकर के आपने पानी को छू लिया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। पॉइंट नंबर 6, इफ़ यू आर एट हाइट, कहाँ पे, हिल और रूफ टॉप, अगर आप अपने छत पे हैं या किसी हिली एरिया में है, कम डाउन एट वंस। इफ़ यू आर एट अ प्लेस विद डेंस वेजिटेशन देन टेक शेल्टर अंडर अ शॉर्ट ट्रीज। ठीक है, तो ये सारे प्रिकॉशन हैं जो आप लोग को लेना चाहिए जब भी हमारे आसपास हमें दिखे कि थंडर स्टॉर्म है। ठीक है, थंडर स्टॉर्म के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए इसके बाद। Now, what are the points you are going to follow inside the house? Point number first, do not use electric appliances like TV, AC, computer, etc. It would be better to unplug them. ठीक है, अगर आपके घर में टीवी एसी वगैरह चल रहा है और आप देख रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा बिजली वगैरह लाइटनिंग हो रही है, तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें अप्लायंसेस को बंद कर देना है थोड़े टाइम के लिए, जब तक मौसम वापस से सही नहीं हो जाता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, नेवर टेक अ बाथ ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। थर्ड पॉइंट, यूज मोबाइल फोन रेदर देन लैंडलाइंस।
थंडरस्टॉर्म के टाइम पे आपको लैंडलाइंस का यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे भी आजकल के टाइम पे लैंडलाइन नहीं होता है, लेकिन मे बी अगर आप किसी ऑफिस वाले एरिया में हो, ऑफिशियल एरिया, तो वहाँ पे भी लैंडलाइन का यूज़ मत करिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायर्स फैले होते हैं एंड बाय मिस्टेक अगर वो वाटर के टच में है तो आप लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और ये बहुत ही हार्मफुल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम प्लम्बिंग लाइन्स एज दे आर मेड ऑफ मेटल एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आफ्टर दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट में आते हैं। सो lightning is an electrical discharge, so it is not wise to call up a person who is receiving your call through a wired phone because lightning can strike telephone calls. तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो दिस आर क्रिएट करंट एंड विच इज़ हार्मफुल फॉर द अदर पर्सन हु आर यूजिंग वायर वाला फ़ोन। ठीक है, जो पर्सन वायर फ़ोन यूज़ कर रहा है जिसमें वायर लगे होते हैं, लाइक लैंडलाइंस है, तो उसके लिए क्या है, ये डेंजरस हो सकता है। तो कभी भी अगर लाइटनिंग है, मौसम ख़राब है, तो आप अपने आसपास के मोहल्ले के लोगों को कभी भी लैंडलाइन में कॉल ना करें। तो यही दिया हुआ है छोटी सी बात आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट में। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अर्थक्वेक। क्या होता है? एनी सडन डिस्टर्बेंस बिलो द अर्थ सरफेस मे प्रोड्यूस वाइब्रेशन और ट्रिमर्स इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, आप सबको पता है एक सडन वाइब्रेशन या अर्थ का हिलना अर्थक्वेक होता है। ठीक है, विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, कुछ मिनट्स के लिए होता है अक्सर ये, लेकिन अगर दूसरी सिटीज़ की बात करें जहाँ पे अर्थक्वेक कॉमन है तो वहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए भी अर्थक्वेक होता है। दीज वाइब्रेशन और ट्रिमर्स आर एज अर्थक्वेक। नाउ अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। ठीक है, हर टाइम पे अर्थक्वेक होता है। कैसे? अभी पढ़ते हैं आगे। मेजर अर्थक्वेक आर लेस फ्रिक्वेंट बट कैन कॉज इमेंस डैमेज टू द बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। आप सबको पता है जो मेनली जो कुछ सिटीज़ में जो अर्थक्वेक आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, उससे क्या क्या लॉस होता है? बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल, काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। दे कॉज आर ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड ऑल्सो। ठीक है, फ्लड मीन्स बाढ़, लैंडस्लाइड एंड सुनामीज। ठीक है, अर्थक्वेक के कारण ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमारे अर्थ के लिए और हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए और हमारे खुद के लिए हार्मफुल है। ठीक है, सम मेजर अर्थक्वेक दैट अकर्ड इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट आर। पहला क्या है, कौन सा मेजर है जो इंडिया में हो चुका है? जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 अर्थक्वेक इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। सेकेंड, सुनामी अकर्ड इन इंडिया ओशियन ऑन 26 दिसंबर 2004। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में मेजरली हुई थी पास्ट में, और क्या था, काफ़ी हार्मफुल भी रहा ये चीज़। पॉइंट नंबर 4, अर्थक्वेक इन मणिपुर ऑफ मैग्नीट्यूड 6.7 इन द रिक्टर स्केल ऑन 4 जनवरी 2016। तो ये तो काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, इससे तो काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ था। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अर्थक्वेक इन त्रिपुरा ऑन 5 जनवरी 2017। नाउ देख सकते हैं आप लोग क्या क्या लॉस हो सकता है यहाँ पे। बिल्डिंग्स पूरी तरीके से गिर जाती हैं एंड ऑल द थिंग्स। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है। एंड एज यू नो कि अर्थक्वेक तो हार्मफुल होते ही हैं। इनफैक्ट अर्थक्वेक आर ऑफुली डिजास्टर्स, दे टेक अ टोल ऑन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आप सबको पता है डिज़ास्टर क्या होता है, 7th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है जितनी भी हमारे नेचर के थ्रू जो डिज़ास्टर्स होते हैं, जस्ट लाइक कि बाढ़ आना, अर्थक्वेक होना। ठीक है, ये सारी चीज़ें नेचुरल डिज़ास्टर में काउंट होती है और काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल करती है प्रॉपर्टी का, और इंसानों को तो इंजरी होती ही होती है। नाउ इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, द इलेक्ट्रिक पोल्स आर नॉर्मली डिसलोकेटेड, द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड टेलीफोन केबल्स आर डैमेज। तो आप लोग नॉर्मली देखेंगे हमारे यूपी में या इलाहाबाद में बात की जाए, जब नॉर्मल बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है मानसून सीजन में, रेनी सीजन में, तो उस टाइम भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स क्या होते हैं, अपरूटेड, अपनी जगह से निकल जाते हैं, गिर विर जाते हैं और लाइट डिस्टर्ब हो जाती है। और अर्थक्वेक तो उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो एज यू नो कि ये सारी चीज़ें तो होनी ही होनी है, बस हमें जानना है और इससे प्रिकॉशन लेना है कि अगर बाय मिस्टेक ऐसा कभी होता है तो हम कैसे कैसे उससे बच सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी बुक में, नॉर्मल बुक में दिया जाता है, जिससे बच्चे और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएं और कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो ये सारे स्टेप फॉलो करके सेफ रहे।
नाउ ग्राउंड वाटर पाइप्स आर डैमेज, जो नीचे ग्राउंड वाटर पाइप्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं क्योंकि अर्थ क्रस्ट ही मूव करती है हमारी नीचे वाली लेयर, तो क्या होगा, पूरे ग्राउंड वाटर पाइप डैमेज हो जाते हैं। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, transportation to affected areas become difficult and thus any sort of help as well as the basic necessity like food, first aid etc get delayed। तो अगर अर्थक्वेक आने वाला है, आपको ऐसे कोई अलर्ट वाली न्यूज़ मिली हुई है, तो आपको क्या करना है, अपने पास कुछ खाने का सामान, बेसिक चीज़ें अपने पास रख लेनी है, फर्स्ट एड चीज़ें, ठीक है, फर्स्ट एड किट, ये सारी चीज़ें अपने पास रख लेनी, जिससे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लोग आपके पास हेल्प के लिए ना पहुंच पाए तो आप लोग खुद की हेल्प खुद से कर सके। तो अर्थक्वेक जब आता है तो ऐसी चीज़ें की प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे पास खाने के लिए, और अगर हमें बाय मिस्टेक इंजरी हो जाए या चोट लग जाए तो यूज़ करने के लिए दवाएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रिकॉशन है जो आपको लेने चाहिए। फोर्थ, मैन मेड स्ट्रक्चर लाइक डैम ब्रिजेस गेट डैमेज, गिर जाएंगे और ऑफ कोर्स पूरे की पूरी रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और लोग फंस जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, इट लीड्स टू लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड भी हो जाती है, ठीक है। आप सबने देखा होगा टीवी न्यूज़ में, लैंडस्लाइड क्या होता है, मिट्टी खिसकती है, साथ साथ में पेड़ की रूट भी खिसक के नीचे आ जाती है और वो एरिया पूरा का पूरा अफेक्टेड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पेज। आज साइंस थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज ये सारे पॉइंट्स तो आप लोग एक बार रीड भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में है, फिर भी एक बार हम एक बार ग्रो थ्रू हो लेते हैं पूरे पॉइंट्स में, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, इट कैन रिजल्ट इन टू अ फ्लड इवन अ सुनामी इफ इट अकर्स नियर अ सी शोर, ठीक है। अगर ये आसपास सी के आसपास में हो सकता है तो इसमें सुनामी भी आ सकती है और फ्लड भी आता है, ठीक है। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में अकर ड्यू टू द वेरियस रीजन। पहला है बॉम्ब एक्सप्लोजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन के कारण भी अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है वॉल्केनिक इरप्शन और व्हेन बी मिट्योर हिट्स द अर्थ, तो वॉल्केनिक इरप्शन आप सबको पता है, वॉल्केनो, वॉल्केनो जब फटता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एरिया उसके कारण डिस्टर्ब होता है, जस्ट लाइक कि आप सबको पता है वॉल्केनो फटने के बाद अपने आसपास के उसके जितने भी एरिया होते हैं सारे इफेक्टेड होते हैं, और ये क्योंकि डायरेक्टली हमारे अर्थ से ज्वाइन होता है तो पूरा का पूरा आसपास का एरिया भी इफेक्ट होता है, जिसके कारण अर्थक्वेक आने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है वॉल्केनो इरप्शन की, लेकिन आउट ऑफ इंडिया में कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर साल कोई ना कोई वॉल्केनो फटता है और बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। मेट्योर, कोई भी आप लोग देखते हैं ना न्यूज़ में अक्सर कि नेक्स्ट मंथ ये हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, जस्ट लाइक उल्का पिंड वगैरह हमारे अर्थ से टकराने वाला है, दैट इज कॉल्ड मिट्योर हिट्स द अर्थ। अगर मिट्योर हिट कर जाता है बाय मिस्टेकली या, तो हमारा क्या हो सकता है, अर्थक्वेक बहुत ही हैवी वे में आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स, तो लिथोस्फीयर प्लेट्स तो आप सबको पता है, सोशल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, हमारा अर्थ है उसके साइड पे, उसमें काफ़ी सारे सेक्शन में डिवाइडेड है, आपकी बुक में स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है अर्थ का। तो वहाँ पे जब हमारा मूवमेंट हो जाता है लिथोस्फीयर प्लेट पे, तो क्या होता है, ऊपर की सारी चीज़ें अनस्टेबल होती हैं और कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। पहला पॉइंट क्या है, बॉम्ब एक्सप्लोजन ड्यू टू अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो बहुत सारे साइंटिस्ट क्या होते हैं, जो बॉम्ब हमारे इंडिया में बनाया जाता है उसको टेस्ट भी किया जाता है कि वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टेस्टिंग में भी क्या होता है, हमारा अर्थ डिस्टर्ब हो जाता है, पावरफुल वाइब्रेशन होता है जिसके कारण अर्थक्वेक होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जब भी टेस्टिंग होती है कि बॉम्ब जो है वर्किंग है या नहीं वर्किंग है या ख़राब हो चुका है, तो उसको एक आउटर एरिया में किया जाता है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, और वो थोड़ा सा ज़मीन उस स्तर पे किया जाता है जिससे लोग डिस्टर्ब ना हो और हमारा अर्थ सेफ रहे। नाउ वॉल्केनो इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन क्या है, वॉल्केनो रिफर्स टू अ सर्कुलर ओपनिंग थ्रू विच हॉट मोल्टन मटेरियल रश out suddenly under a high pressure. This opening is called vent. Sometimes the opening is in the form of long crack called fissure as the energy is released during the volcanic eruption. आप सब जानते हैं volcanic eruption के टाइम पे लावा उसके अंदर से जो निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और अगर आप उसको बाय मिस्टेकली टच कर लेते हैं या आपकी बॉडी से टच हो जाता है तो इट इज़ वेरी हार्मफुल, ठीक है। देयर आर वाइब्रेशन इन द क्रस्ट सच एज अर्थक्वेक अकर्स आइदर एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन और बिफोर इट, ठीक है। तो जो अर्थक्वेक होता है वो वॉल्केनिक इरप्शन अगर होने वाला है तो उससे पहले
हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, वॉल्केनो में मूवमेंट होगा, इसके अंदर जो लावा है वो बहुत ज़्यादा खोल रहा है, टेम्परेचर अलग अलग है, तो यहाँ पे जो प्लेट्स होती है अर्थ की वो डिस्टर्ब हो जाती है। नो मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट। अब नाउ लिथोस्फीयर प्लेट में कैसे मूवमेंट होता है? 3 लेयर ऑफ अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो यहाँ पे आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लेयर बताइए, क्रस्ट, मेंटल एंड आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, क्रस्ट इज द outermost solid layer. Now middle layer 3700 degree Celsius and core is the innermost layer which is divided into two parts, outer and inner, but inner core is solid at इतने approximately। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद करने वाली नहीं है, पर समझने वाली है कि अर्थक्वेक के टाइम पे कहाँ पे हमारा ज़्यादा लॉस होता है। द अपर लेयर ऑफ मेंटल टुगेदर विथ क्रस्ट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, तो मेंटल की जो अपर लेयर होती है क्रस्ट के साथ जो मिक्स होती है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। सो अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे एक सडन मूवमेंट होता है। लिथोस्फीयर इज नॉट वन कंटिन्यूस पीस एंड इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस स्मॉल पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हमारी जो लिथोस्फीयर होती है ये भी क्या छोटे छोटे टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ी हुई बनती है, और जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो अंडरलाइन कर लीजिए कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिथोस्फीयर जो कनेक्टेड होता है बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस से, उसे ही हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और जब भी अर्थक्वेक आता है तो ये टेक्टोनिक प्लेट में अगर मूवमेंट होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स अगर ऐसे ऐसे सेट है एक दूसरे के साथ जॉइंट वे में, तो इधर उधर मूव करती हैं, और जब ये मूव करेंगी तो जहाँ पे हम रहते हैं जिस एरिया में, उस एरिया में क्या होता है, अपर ग्राउंड पे ज़्यादा इफेक्शन होता है, जिससे बिल्डिंग वगैरह गिर जाती है। नाउ आपकी बुक में फिगर नंबर 15.12 में टेक्टोनिक प्लेट्स दिखाई गई हैं, जो बेसिकली साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग काउंटिंग वे में उसको नेमिंग की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीका प्लेट, कैरेबियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। ठीक है, तो ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है काफ़ी सारी प्लेट्स को, जो अर्थक्वेक के टाइम पे मेजरली अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, नाउ देयर मूवमेंट इज नॉर्मल बट द एनर्जी रिलीज बाय देम इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो इनका मूवमेंट जो होता है वो अपने आप, जब हमारा अर्थ रोटेट करता है तो काफ़ी सालों में एक बार इनका मूवमेंट अपने आप तो होता है, जो कि बहुत स्लो होता है, जिससे बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं होता। लेकिन अगर ये वॉल्केनिक इरप्शन या किसी बॉम्ब एक्सप्लोजन की प्रैक्टिस के टाइम पे होता है तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है, और बहुत सारे लॉसेस तो करता ही करता है। समटाइम दिस मूवमेंट कॉजेस कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो अगर मान लीजिए ये टेक्टोनिक प्लेट्स और ये एक दूसरे से टकराएंगे भी तो ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगा, रिजल्टिंग इन देयर डिस्प्लेसमेंट, डिफॉर्मेशन एंड क्रशिंग। तो ये सारे क्या होते हैं, टूट जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। ड्यू टू दिस चेंजेस द ट्रिमर्स ऑफ वाइब्रेशन आर फेल्ट इन द लिथोस्फीयर लीडिंग टू एन अर्थक्वेक। तो इसके कारण क्या होता है, वाइब्रेशन फील होता है। तो ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है ये कुछ कुछ टाइम पे मूव करती हैं। जब बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट होता है तो हमें फील नहीं होता है, लेकिन अगर यही मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक का रूप ले लेता है वो। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स। अंडरलाइन दिस पार्ट स्टूडेंट, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टेक्टोनिक प्लेट्स। कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, नाउ कोलिजन ऑफ प्लेट कौन सी वेव जनरेट करती है, सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स आर द वाइब्रेशन फ्रॉम एन अर्थक्वेक दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स, कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स गिव सीस्मिक वेव्स। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे 3 टाइप की हैं, ज़्यादा तेज़, उससे कम, उससे कम। कौन सी वेव कैसी होती है इसे देख लेते हैं। आप लोग को समझना ज़रूरी है, जिससे आप लोग कभी ऐसी एरिया में हो जहाँ पे कुछ ऐसे वेव्स की अलर्ट मिल रही हो कि हाँ इस एरिया में एस वेव का अर्थक्वेक आने वाला है या एल वेव वाला अर्थक्वेक आ रहा है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अलर्ट हो जाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, फोकस है सेंटर पे, एस वेव, पी वेव एंड एल वेव। सो पी वेव को हम क्या क्या कहते हैं, पी वेव क्या क्या कहलाती है, ये होती है पुश वेव, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आप लोग, पी वेव को क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव कहते हैं, पुश वेव कहते हैं। ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। और कैसी होती हैं, अराइव ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर।
ये वेव जो होती है 6 किलोमीटर पर आवर के वे में ट्रैवल करती हैं और बहुत ज़्यादा लॉस तो होता है। दीज वेव कॉज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो अंडरलाइन कर लीजिए 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ट्रेवल करती है। नाउ एस वेव, एस वेव का क्या नाम है? सेकेंडरी वेव और दी शेक वेव। दीज वेव अराइव्स आफ्टर पी वेव एज देयर स्पीड इज लेस देन स्पीड ऑफ पी वेव। ठीक है, तो पी वेव की स्पीड क्या होती है? इससे ज़्यादा होती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए पी वेव की, प्राइमरी वेव की स्पीड ज़्यादा होती है, सेकेंडरी वेव की स्पीड थोड़ी सी कम होती है। दीज वेव प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन और ट्रिमर्स। द वेव्स आर अनेबल टू पास थ्रू लिक्विड्स। ठीक है, तो ये लिक्विड्स के थ्रू पास तो नहीं होती है। नाउ थर्ड आ जाती है हमारी सरफेस वेव। Now, these waves travel across the Earth's surface, are the last ones to arrive. These powerful waves are responsible for the most of the damage caused. So, surface waves जो होती है उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. Their effect are not seen at great depth. ठीक है, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए. सरफेस है, सरफेस वेव्स हैं. These waves travel across the Earth's surface and are the most powerful waves are responsible for the most caused damage इन आर अर्थ. सो फोकस कौन सा एरिया होता है? अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिनेट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, एक पॉइंट होता है अर्थ क्रस्ट के नीचे बहुत ही डीप पे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक. सो एपिसेंटर क्या होता है? फोकस के अबव जो पॉइंट होता है, द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जस्ट अबव द फोकस of the earthquake is called the epicenter. Although we know the causes of earthquake, yet so far it is not possible to predict an earthquake. ठीक है, तो अभी earthquake को predict करने के लिए कुछ ऐसा systematic way हमारे कंट्री में, अदर कंट्री में अभी कुछ ऐसा डेवलप नहीं हुआ है कि हमें अलर्ट जोन मिल जाए कि अर्थक्वेक आने वाली है या कुछ भी. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम के पहले अलर्टनेस नहीं मिलती है. अगर थोड़ी देर पहले भी पता चल जाता है तो लोग उतनी जल्दी अपने आप को सेटल नहीं कर पाते. नाउ अर्थक्वेक के टाइम पे जो प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है, आप सबको पता है अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स. सो दीज प्लेट्स ज्वाइन आर द वीक जोन्स. ठीक है, जहाँ पे ये प्लेट ज्वाइन कर जाती है, एक दूसरे से थोड़ा सा टच कर जाती है, उसे हम वीक जोन बोलते हैं. और कॉल्ड क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? सिस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन्स. एरिया सिचुएटेड अबव द प्लेट ज्वाइंट्स आर नोन एज earthquake prone areas. Place in India which are mostly like to suffer earthquake anytime are central Himalayas. तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे कभी भी एक तरह से कह सकते हैं अर्थक्वेक आ सकता है. दैट इज़ द प्लेस. कौन सी प्लेस है? हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, कश्मीर, होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कुछ राजस्थान एंड फ्यू एरिया इन साउथ इंडिया. तो ये सारे पार्ट है जहाँ पे क्या होता है इंडिया के अंदर अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो यहाँ पे आप देखेंगे डार्क कलर से जितने भी एरिया, लाइक अगर यहाँ पे देखेंगे जो कलर है, यहाँ पे जो कलर है देखेंगे यही सेम कलर है. तो ये जितने भी एरिया पॉइंट आउट किया है मर्थ के मैप पे, यहाँ पे क्या है? वेरी हाई रिस्क जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. ना उसके बाद जो थोड़ा सा लाइट कलर से शो किया हुआ है वो क्या दिखा रहा है हमें? हाई रिस्क जोन ऑफ 4. तो यहाँ ये वाला कलर कहाँ पे? ये है. ठीक है, ये वाले एरिया है, यहाँ पे क्या होते हैं? ये वाले चांसेस होते हैं. देन मॉडरेट रिस्क कहाँ पे? जहाँ पे ये लाइट कलर है. एंड लो रिस्क जोन कौन सा है? जो थोड़ा सा ये येलोइश पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे लो रिस्क जोन है, यहाँ पे बहुत कम अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं. तो इसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी आ जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है. ठीक है, तो वी आर एक तरह से सेफ है. लेकिन अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं या अदर जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना है? प्रिकॉशंस लेते रहना है. सो सिंपल सी बात इस पैरा में कही गई है कि जितनी भी वेव्स जनरेट होती हैं, सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं, वो एक तरह की नहीं होती, आर नॉट इक्वल. ठीक है, इक्वल इंटेंसिटी और इक्वल पावर की नहीं होती हैं. इसलिए कभी कभी हम अर्थक्वेक को फील भी नहीं कर जाते. वी डोंट फील एन अर्थक्वेक इन आवर एरिया एंड नो अबाउट इट ओनली थ्रू द न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल. कभी कभी होता है ना बहुत ही कम पॉइंट का या 0.2 या 0.1 0.1 ऐसा कुछ अर्थक्वेक आया है तो वो हमें फील नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही लेस मतलब कि पावर का होता है और लॉसेस बहुत कम होते हैं. तो हम न्यूज़ चैनल जब देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे एरिया पे भी अर्थक्वेक आया था. समटाइम्स वी कैन फील द सिस्मिक ट्रेमर्स बट इट सेटल क्विकली विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज. इन द रिसेंट पास्ट वी हैव सीन सो मैनी
केसेस ऑफ मैसिव डिजास्टर। तो ये बहुत ही क्या होता है, स्लो वे में आता है, बहुत ही लेस पावर होता है, पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए सेफ होता है। सो रिक्टर स्केल एक ऐसा स्केल बनाया गया है जो बताता है कि कितने टर्म्स में या कितने पावरफुल अर्थक्वेक आया है या अर्थक्वेक इस एरिया में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ रिक्टर स्केल में बताई गई है। पावर, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, पावर के अंदर क्या बता रहा है वो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी बताता है ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी क्या थी, और इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल, इट इज़ रेंज फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, तो 10 तो बहुत ज़्यादा हायर हो जाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सी टेबल 15.2। सो यहाँ पे जो स्केल है आपके स्क्रीन पे, इसमें आप लोग देख ही सकते हैं, अगर 0 से 2.9 तो इसे हम क्या कहेंगे, माइल्ड कहेंगे, और नो डैमेज, कोई भी किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता। और अगर अर्थक्वेक आपका 3 से 5.5 के बीच में आता है तो मॉडरेट है, बिल्डिंग्स मतलब ब्रेकिंग ऑफ विंडोज एंड फॉलिंग ऑफ थिंग्स फ्रॉम सेल्फ्स। ठीक है, तो आपके जो अलमारियों में चीज़ें रखते हैं वो नीचे गिर जाती हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी ज़्यादा। इससे क्या होता है, जो बट हैवी डैमेज टू पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, जो अच्छे से बिल्डिंग नहीं बनाई जाती, अच्छे से सीमेंट का यूज़ नहीं किया है, वो ज़्यादा वहाँ पे डैमेज होता है। और अगर 8 to 10 तो ये तो डिज़ास्टरस होता है कि पूरा का पूरा शहर ही बर्बाद हो जाता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो इस लेवल का जब आता है अर्थक्वेक इस रेंज में तो बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टरस होता है। नाउ सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या किया जाता है, सिस्मिक वेव जो जनरेट हो रही हैं उसे क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड बाय द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफी। सो आपकी बुक में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है ये क्या है आपका, ये सिस्मोग्राफ है। इसमें क्या है, यहाँ पे देखेंगे वायर है, हैवी वेट लटकाया गया है और इसके साथ एक पेन है और नीचे एक रोल है, पेपर ड्रम। ठीक है, तो जब भी ये थोड़ा सा अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है, ये वायर हिलने लगती है जिसके कारण पेन हिलने लगता है और यहाँ पे एक कुछ मार्क रह जाता है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस मार्क वी डिसाइडेड द कि अर्थक्वेक जो आया है वो कितने, उसका मैग्नीट्यूड कैसा था या उसका इंटेंसिटी कितना ज़्यादा हाई था। तो इस पेन से जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, अगर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक है तो ये तेज़ हिलेगा और बहुत ज़्यादा हाई पीक्स में यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। तो इससे हमें पता चलता है क्या कि अर्थक्वेक जो है उसकी इंटेंसिटी वगैरह क्या थी। Now, protection against earthquake. Greater damage caused by an earthquake is usually due to destruction of building. ठीक है, now building are fixed to the ground, so the bottom of the building remains where it is, where while the top sways back and forth get pushed and pulled sidewise. These movements create a lot of stress on the building. It is advisable to make the structure simple so that quake safe. ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर आज के टाइम पे डिज़ाइन किया जा रहा है जो अर्थक्वेक से सेफ्टी के लिए बनाया जा रहा हो, और उसकी जो नींव होती है या उसके जो बिल्डिंग्स होते हैं नीचे साइड से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके किया जा रहा है। ठीक है, जिससे बिल्डिंग का ऊपर पार्ट अगर मूव भी करता है तो नीचे से वो बिल्डिंग पूरी तरीके से गिरे ना। लाइट कंस्ट्रक्शन मटेरियल सच एज मड और टिम्बर शुड बी यूज। रूफ शुड बी मेड एज लाइट एज पॉसिबल। ठीक है, तो जो छत है, छत वाला एरिया वो थोड़ा सा हल्का बनाना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे घरों में। नाउ वो कबर्ड्स सेल्स शुड बी फिक्स टू द वॉल सो दैट डू नॉट फॉल ईजली। तो कबर्ड्स वगैरह जो हम अपने घर पे बनाते हैं, सेल्स बनवाते हैं, वो कैसा होता है, अच्छे से दीवार से चिपका होना चाहिए जिससे वो अर्थक्वेक आने पे गिरे ना। नेक्स्ट, ऑल बिल्डिंग्स मस्ट बी इक्विपाइड विथ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इन वर्किंग कंडीशन। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन क्वेक प्रूफ नॉर्म्स शुड बी फॉलोड। ठीक है, तो काफ़ी सारे यहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। आप लोग इंटरनेट पे वहाँ के रूल पढ़ सकते हैं कि वहाँ के बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। वॉल क्लॉक, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर एक्सेट्रा शुड बी हैंग प्रॉपरली। अच्छे से इन सबको घर में टांगना चाहिए जिससे अगर ये गिरता भी तो आपको किसी भी तरीके की चोट ना लगे। नाउ द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप हाउ टू मेक क्वेक प्रूफ हाउसेस। तो ये इन्होंने एक रूल भी और एक लेटर भी पास कर रखा है कि कैसे हम क्वेक प्रूफ हाउसेस को बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। और मुझे लगता है आज के टाइम पे सबको ये रूल फॉलो करने चाहिए क्योंकि हमारा कंटिन्यूसली जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, और चेंज होने के साथ साथ अब अर्थक्वेक क्या है, इंडिया में इसके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ के सारे रूल इसलिए बुक में पढ़ाए जा रहे हैं कि अब हमें जो नए घर वगैरह बन रहा है उसमें हमें ये सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए।
तो क्या क्या है, इफ़ यू आर एट होम हमें क्या करना चाहिए अगर हम घर पे हैं, स्टे अवे फ्रॉम अ टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉल। ठीक है, अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो है आपके घर में उससे दूर हो जाना चाहिए। पहले तो आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और अर्थक्वेक बहुत तेज़ है तो आप लोग के घर में जो आपके आसपास ज़्यादा बड़ा सामान है उससे थोड़ा दूर हो जाइए। टर्न ऑफ पावर सप्लाई एंड गैस सप्लाई, गैस सप्लाई को तुरंत बंद कर दीजिए, पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें भी बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बाय मिस्टेक अगर गैस सिलेंडर पे इफेक्ट होता है तो वहाँ पे क्या ब्लास्ट वगैरह आग भी लग सकती है, जो कि ज़्यादा खतरनाक होता है। इफ़ इन अ बेड प्रोटेक्ट योर हेड विथ पिलो, अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं और अर्थक्वेक आ रहा है तो आप अपना सर को पिलो लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेक शेल्टर अंडर टेबल एंड रिमेन देयर टिल द शेकिंग स्टॉप कम्प्लीटली। ठीक है, तो पूरी तरह से जब तक शेकिंग रुक नहीं जाती, अगर आपके घर में टेबल है उसके नीचे आप चले जाएंगे तो क्या होगा, आप ज़्यादा सेफ होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ गिरती है तो टेबल के ऊपर गिरेगी और आप क्या होंगे, सेफ होंगे। नाउ इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप घर से बाहर है तो आपको क्या करना चाहिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट, लुक फॉर अ क्लियर स्पॉट एंड मूव देयर एट वंस। सेकेंड, इफ़ यू आर ड्राइविंग कंटिन्यू टू ड्राइव एंड रीच टू अ सेफ एरिया। ठीक है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं जल्दी जल्दी ड्राइव करके सेफ जगह पे पहुंच जाइए। मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग, अगर आपके आसपास बिल्डिंग है, पेड़ हैं या ब्रिजेस हैं तो उससे बहुत दूर चले जाइए, क्योंकि अगर ब्रिज गिरता है तो बड़ा एरिया पे नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज सोल्यूशन करेंगे। जो भी पॉइंट आप लोग को बोला गया वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू।